अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के वर्ल्ड न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी हुकूमत ने नई उम्रा पॉलिसी कर दी जारी। रमज़ान के दौरान सिर्फ एक ही उम्रे की इजाज़त। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को मुक़द्दस महीने में उम्रा करने का मौका देना है मकसद। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात फिर कशीदा। अफगानिस्तान के 2 सूबों पर पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक। 8 हलाक, तालिबान का शदीद रद्दअमल। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइल का हमला। 20 फलस्तीनियों की मौत, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी के पुलिस चीफ भी शहीद। हमास के तीसरे बड़े लीडर मरवान ईसा को भी हलाक करने का इसराइली मीडिया का दावा। पतंजलि के मालिकीन योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण शख्सी तौर से अदालत में हो हाजिर। गुमराह कुन एडवर्टाइजमेंट से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुक्म। बीजेपी को इलेक्शन से पहले लगा एक और झटका। नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात के वडोदरा सावली सीट से MLA केतन इनामदार ने दिया इस्तीफा। PM मोदी को किससे डर लगता है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। आप लीडर आतिशी का दावा। कहा ED को सियासी हथियार बनाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने का बनाया जा रहा है माहौल। और पेश है खबरों की तफसील। सऊदी हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में नई उम्रा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करते हुए रमज़ान के दौरान सिर्फ एक मरतबा ही उम्रे की इजाज़त का ऐलान किया है। गुज़िश्ता हफ्ते मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ। इस दौरान मक्का मुकर्रमा में उम्रा ज़ायरीन की बड़ी तादाद देखी जा रही है, जो मुख्तलिफ ज़ियारतों और उम्रा की अदायगी के लिए मस्जिदुल हरम का रुख करती है। लेकिन अब सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में 2 से ज़्यादा उम्रा करने के लिए कोई इजाज़तनामा जारी नहीं किया जाएगा। इसलिए अब रमज़ान में सिर्फ एक ही उम्रा करने की इजाज़त होगी। सऊदी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से वजारत ने वजाहत की है कि इस पाबंदी का मकसद लोगों की भीड़ को कम करना और ज़्यादातर अफराद को इस माह मुक़द्दस में उम्रा करने का मौका देना है। अमेरिकी रैप स्टार और प्रोड्यूसर लिल जॉन कैलिफोर्निया की एक मस्जिद में कलमा शहादत पढ़कर मुसलमान हो गए। जॉन ने नमाज जुमा से पहले लॉस एंजल्स में किंग फहद मस्जिद जाते हुए पुरहुजूम जमात के सामने दीन इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया था। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि अमेरिकी रैप स्टार ने मस्जिद के इमाम की हिदायत पर पहले अरबी और फिर अंग्रेजी में कलमा शहादत पढ़ा। अटलांटा जॉर्जिया में 1972 में पैदा होने वाले रैपर, जिनका असल नाम जोनाथन H. स्मिथ है, उनको सन 2000 की दहाई की शुरुआत में हिप हॉप की एक अलग म्यूजिक को मुतारिफ कराने में अहम रोल अदा करने के तौर पर पहचाना जाता है। लिल जॉन, जिनके सोशल मीडिया पर 10 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और ये सूफियाना अकायद में दिलचस्पी रखते हैं, उनकी थोड़े ही वक्त पहले जारी करदा मेडिटेशन एल्बम ने काफ़ी मकबूलियत हासिल की थी। जॉन अमेरिकन राइटर और सोशल एक्टिविस्ट शॉन किंग के बाद रमज़ान के पहले हफ्ते में दीन इस्लाम कबूल करने वाले दूसरे अमेरिकी शहरी हैं। Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, we have Brother John with us today, who is ready to become a Muslim and join our ummah. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, and Allah subhanahu wa ta'ala keep him firm upon the path of his obedience for the rest of his life. Alright, Brother John, so to become a Muslim, you're going to take the testimony of faith, inshallah. So that means you're going to testify that there is no one worthy of worship except Allah alone, without any partner, and you're going to testify that the Prophet Muhammad, peace be upon him, is the servant and the final messenger of Allah. Are you ready to do this, inshallah? Alright, so we're going to say it in Arabic first, and you repeat after me, then we'll say it in English as well, alright? So repeat after me. Alright, got it? Okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
wa rasuluhu. I testify I testify that there is no one that there is no one worthy of worship worthy of worship except Allah, except Allah alone, alone, without partner. without partner. And I testify And I testify that Muhammad that Muhammad is his servant is his servant and final messenger. and final messenger. Allahu Akbar. MashaAllah. Allahu Akbar. MashaAllah. Congratulations. May Allah subhanahu wa ta'ala keep you firm upon the path of His obedience. Congratulations, brother. Welcome to the community. Barakallahu feek. May Allah. पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात फिर एक मरतबा कशीदा हो गए हैं। दरअसल अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार तालिबान की हुकूमत ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में फ़िज़ाई हमले करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि इन हमलों में 8 अफराद हलाक हुए हैं। तालिबान हुकूमत के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस हवाले से अपने बयान में मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मजम्मत करते हुए कहा कि पीर 18 मार्च को सुबह तकरीबन 3 बजे पाकिस्तानी तैयारों की जानिब से 2 सूबों खोस्त और पख्तिका में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब शहरियों के घरों पर बमबारी की गई। बयान के मुताबिक इन वाक़यात में पख्तिका में 3 ख़वातीन और 3 बच्चे जबकि खोस्त में 2 ख़वातीन हलाक हो गए। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में मज़ीद कहा कि तालिबान की हुकूमत इन हमलों की सख्त मज़म्मत करती है और इस गैर ज़िम्मेदाराना फ़ेल को अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ वर्जी करार देती है। इसराइली फ़ौज ने हमास अरकान की मौजूदगी का इल्ज़ाम लगाकर एक मरतबा फिर गज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल पर हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने 20 मुसल्लह फ़लस्तीनियों की मौत का दावा किया है। इसराइली बमबारी मंगल के दिन बहुत इब्तिदाई घड़ियों में सहरी के औकात के नज़दीक की गई, जिसमें गज़ा के वस्ती हिस्सों और रफ़ा को निशाना बनाया गया। गज़ा के मेडिकल हुकाम के मुताबिक गज़ा के इंतहाई जनूब में वाक़ शहर रफ़ा, जो इन दिनों 15 लाख पनाह गज़ीनों का सेंटर है, उस पर बमबारी से 14 फ़लस्तीनी हलाक हुए जबकि दर्जनों ज़ख्मी हो गए। बमबारी के नतीजे में कई इमारत और मकान तबाह हो गए। इसराइली फ़ौज के अल-शिफ़ा अस्पताल पर हमले में गज़ा शहर के पुलिस चीफ मेजर जनरल फ़ाइक़ अल-मबूह शहीद हो गए, जो पनाह गज़ीनों में खुराक की तक़सीम के निगरान भी थे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइली फ़ोर्सेज़ ने गज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल पर रात गए छापा मारकर अस्पताल को घेरे में ले लिया था। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि गज़ा में हमास के तीसरे अहम तरीन लीडर मरवान ईसा एक एयर स्ट्राइक में मार दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मरवान ईसा को सेंट्रल गज़ा के अल-नसीरात कैंप में एक खुफिया मकाम पर निशाना बनाया गया, जहां उन्हें मारने के लिए 20 टन वजनी बम गिराए गए। इसराइली ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने इत्तला दी है कि हमले को कई मरतबा पोस्टपोन किया गया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि मरवान के करीब कोई आगामाली नहीं है, जबकि फ़िज़ाइया ने तकरीबन 20 टन बमों का इस्तेमाल किया, जिसमें बंकर बस्टर बम भी शामिल थे। हमास या दीगर फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुपों की जानिब से इसराइल के इस दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई है। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने इसराइली फ़ौज की कई गाड़ियों को निशाना बनाने और मुतअद्दिद इसराइली फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी करने का ऐलान किया है। इसराइली फ़ौजियों की गज़ा में हमास के साथ लड़ाई में हलाकतें जारी हैं। ताज़ा हमले में एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया, जिसकी शनाख्त 20 साला सार्जेंट मतान विनोग्रदाफ के नाम से हुई है। इसराइल की ग्राउंड आर्मी ने टैंकों की मदद से गज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल पर इससे पहले चढ़ाई की थी। मुसलसल गोलाबारी करते हुए इसराइली फ़ौज के एहलकार अस्पताल में दाखिल हुए थे। अल-शिफ़ा अस्पताल में हमास के साथ होने वाली झड़प में इसराइली फ़ौज का ये एहलकार हलाक हो गया। हमास के साथ आमने सामने की लड़ाई में हलाक होने वाले इसराइली फ़ौजियों की तादाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 250, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती जंगजुओं के मुताबिक 600 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। यूरोपीय यूनियन की फ़ॉरेन पॉलिसी के चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा है कि इसराइल गज़ा की पट्टी में क़हत पैदा कर रहा है और भूख को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ज़राए के मुताबिक उन्होंने ब्रसेल्स में गज़ा के लिए इंसानी इमदाद के बारे में एक कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि गज़ा में हम अब क़हत के दहाने पर नहीं हैं, बल्कि हम क़हत की हालत में हैं, जिसमें हज़ारों लोग क़हत में मुब्तला हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन्हें काबिल कबूल है क़हत को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसराइली जंग क़हत की बाज़ बन रही है।
We are no longer on the brink of famine. We are in a state of famine affecting thousands of people. It's not a flood, it's not an earthquake. It's entirely man-made. By whom? Let's dare to say it. By whom? By the one that prevents humanitarian support entering into Gaza. By the lack of access. By the acute insecurity inside Gaza. Insecurity in itself prevents distribution of support, of help, but the problem is that hundreds of trucks are waiting in the border, and the ones who control the border prevent them from coming into. I'm coming from Washington, and I dare to say, well, yes, Israel is provoking famine. जनूबी कोरिया और जापान ने इल्जाम आयद किया है कि नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरियन फौज का इस हवाले से कहना है कि नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल जजीरा नुमा कोरिया के ईस्ट में समंदर में फायर किया है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि शुमाली कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने आज सुबह मशरक़ी समंदर की तरफ कम से कम 3 मुश्तबा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि कंपनी के गुमराह करने वाले एडवर्टाइजमेंट जारी करने के मामले में योग गुरु रामदेव को समन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स और उनके मेडिकल असर के एड से मुताल्लिक केस में आज मंगल को रामदेव और कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालाकृष्ण से शख्सी तौर से अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। इस फैसले के बाद रामदेव की लिस्टेड कंपनी पतंजलि फूड्स के शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। लोकसभा इलेक्शन से पहले बीजेपी को लगातार झटके लगते जा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के गढ़ समझे जाने वाले गुजरात के शहर वडोदरा के सावली सीट से बीजेपी एमएलए केतन इनामदार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। जराये के मुताबिक केतन बीजेपी से नाराज हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले लीडरों को मिल रही जिम्मेदारी और ओहदे से वो नाराज थे। पुराने बीजेपी कारकुनों को नजरअंदाज करने की बात भी सामने आ रही है। केतन इनामदार ने देर रात असेंबली स्पीकर शंकर चौधरी को ईमेल भेजकर अपना इस्तीफा दे दिया है। केतन इनामदार ने अपने लेटर में कहा कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ का एहतराम करते हुए एमएलए के ओहदे से इस्तीफा देता हूं। अंतर की आवाज़ को मैंने इंजाम दिया है, तो फिर पार्टी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार 2020 में मैंने रिजाइन दिया था, 2024 में देता हूं, तो मेरा मान रख के इस बार मेरे रिजाइन को कंटिन्यू करें। मैं पार्टी में ही हूँ और पार्टी में ही તમામ મોવડી મંડળ એમાં સીએમ સાહેબ સાથે પણ ચર્ચા થશે આજે, અને જે પણ હશે એનો એ જોઈએ છે, પણ હું રાજીનામાને લઈને અડગ છું। हमारे संगठन महामंत्री रत्नाकर जी से मिलना है, हमारे परम मित्र और हमारे परम मित्र और भाई धर्मेंद्र सिंह जाडेजा और पप्पू भाई पाठक मेरे साथ में आ रहे हैं, और जो भी चर्चा होगी खुले दिल से होगी, लेकिन मेरे लिए सब पॉजिटिव है, मेरी पार्टी पॉजिटिव है, और पार्टी के लिए कोई दूसरी बात भी नहीं है। जो बात थी कि भाई मेरे अंतर की आवाज़ को मैंने इंजाम दिया है, तो फिर पार्टी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार 2020 में मैंने रिजाइन दिया था, 2024 में देता हूँ। दारुल हुकूमत दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व दीगर सीनियर लीडरान शामिल हुए। इस मीटिंग में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर तफसीली गौर किया गया। इस मीटिंग के बारे में मजीद तफसील बताते हुए सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के गुज़िश्ता 10 सालों के नाइंसाफ़ी के दौर से मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए
कांग्रेस पार्टी तैयार है। अंबिकापुर में 13 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने किसान न्याय की गारंटियों की घोषणा की। फिर 7 तारीख मार्च को बांसवाड़ा में कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने युवा न्याय को लेकर 5 गारंटियां की घोषणा की। उसके बाद नंदुरबार में 12 मार्च को राहुल जी ने 5 सूत्री आदिवासी संकल्प देश के सामने रखा। 13 मार्च को धुले में एक महिला सम्मेलन हुआ जहां नारी न्याय की घोषणा की गई। 14 तारीख मार्च नासिक में एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ जहां शरद पवार जी, पूर्व कृषि मंत्री भी मौजूद थे, संजय राउत मौजूद थे, और वहां राहुल जी ने फिर से किसान न्याय की गारंटी दोहराया। और अंत में 16 तारीख बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष ने श्रमिक न्याय को लेकर और हिस्सेदारी न्याय को लेकर फिर से गारंटियां दोहराई। तो पिछले 63 दिनों में 2 महीने में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल जी ने हमारे 5 न्याय एजेंडा, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, हर एक न्याय में जो हमारी मुख्य 5 गारंटियां जो हैं उसकी घोषणा की है। और वो सब जानकारी आपके पास है और इसको आगे ले चला जाएगा हमारे न्याय पत्र में। और अलग अलग विषयों पर भी कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं, कांग्रेस पार्टी की क्या वादा कर रही है जनता को कि अगर उसको अगले 5 साल के लिए जनादेश मिले वो क्या कार्यक्रम लाएंगे उन विषयों को लेकर। अगले 3-4 दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकार दिया गया है कि वो मैनिफेस्टो को या घोषणा पत्र या न्याय पत्र को वो अंतिम रूप दे, तब उसका विमोचन होगा। पीएम मोदी को किसी से डर लगता है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। इसीलिए ईडी को सियासी हथियार बनाकर प्रेस रिलीज के जरिए से केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने का माहौल बनाया जा रहा है। ये कहना है आम आदमी पार्टी एमएलए आतिशी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर पूरे देश में, पूरे विपक्ष में किसी एक नेता से डर लगता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। और अब वो ईडी नामक इस राजनीतिक हथियार का प्रयोग करना चाहते हैं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए। और यही माहौल बनाने के लिए ईडी ने इस प्रेस रिलीज को जारी किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह कहना चाहूंगी कि अगर आपको राजनीति करनी है तो खुलकर राजनीति करिए। अगर आपको अरविंद केजरीवाल पर हमला करना है तो खुलकर हमला करिए। आपको अगर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है तो खुलकर चुनाव लड़िए। ये ईडी के पीछे छुपकर चुनाव मत लड़िए। ये ईडी के पीछे छुपकर वार मत करिए। ये ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनावी मैदान और चुनावी प्रचार से हटाने की कोशिश मत करिए। अगर आपको अपनी 10 साल के सरकार के काम पे भरोसा है तो उस काम पर वोट मांगिए। अगर आपको लगता है कि आपने 10 साल में कुछ किया है तो उसके आधार पर वोट मांगिए। अरविंद केजरीवाल को इस राजनीतिक हथियार ईडी के माध्यम से गिरफ्तार करा के चुनावी मैदान से हटाने का प्रयास मत करिए। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एमएलसी के कविता की गिरफ्तारी और आप लीडर को पैसे की बात पर बीजेपी और ईडी को जमकर उन्होंने घेरा। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। साथियों, कल से बड़ी हैरानी की बात है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको न्यूट्रल होना भी चाहिए और कम से कम होना तो दिखना तो चाहिए ही चाहिए, उस एजेंसी ने एक प्रेस रिलीज देके कहा है, और क्या कहा है वो सुनिए।
बाय द एक्ट्स ऑफ कन्वर्ट, मैं मुख्य लाइन पढ़ देता हूँ. इन एक्सचेंज ऑफ दीज फेवर्स शी वॉज इन्वॉल्व इन पेइंग ₹100 crores टू द लीडर्स ऑफ AAP. ये इसका मुख्य प्रीमाइस है इस पूरी की पूरी प्रेस रिलीज का कि 100 करोड़ रुपयों का लेन देन हुआ. और मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी तो इसको कई हजार करोड़ का घोटाला बता रही थी, मगर अंत आते आते कई स्टेटमेंट बदलते बदलते अंततः ईडी ने कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन इस एक्साइज के मामले में हुआ. अब मैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायालय में 30 अक्टूबर को जस्टिस संजीव खन्ना जी का जो ऑर्डर आया, और काफ़ी लंबा चौड़ा ऑर्डर आया, उसमें इस 100 करोड़ रुपए के एलिगेशन के बारे में क्या कहा गया है वो मैं लाइन आपको पैराग्राफ नंबर 12 से पढ़ के सुनाना चाहता हूं. थर्डली, the assertion in the complaint filed by DOE, that means ED, that a kickback of ₹100 crore was actually paid by the liquor group is somewhat a matter of debate. यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके अंदर इस मामले को बहुत दिनों तक सुना गया, अपने एक विस्तृत ऑर्डर के अंदर ये साफ साफ पैरा नंबर 12 30 अक्टूबर 2023 की जजमेंट में कहा कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है. ये बात अ मैटर ऑफ डिबेट है, ये एक बहस का विषय है. इसके विषय में कोई तथ्य सबूत ईडी ने नहीं रखा है. इसके बावजूद कल ईडी उसी 100 करोड़ रुपए वाली कहानी को अपने प्रेस रिलीज के द्वारा अलग अलग अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में पुश करने की कोशिश कर रही थी. बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर. सऊदी हुकूमत ने नई उम्रा पॉलिसी कर दी जारी. रमजान के दौरान सिर्फ एक ही उम्रे की इजाजत. ज्यादा से ज्यादा अफराद को मुकद्दस महीने में उम्रा करने का मौका देना है मकसद. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात फिर कशीदा. अफगानिस्तान के 2 सूबों पर पाकिस्तान ने की एयर स्ट्राइक. 8 हलाक. तालिबान का शदीद रद्दअमल. गजा के अल-शिफा अस्पताल पर इसराइल का हमला. 20 फलस्तीनियों की मौत, दर्जनों जख्मी. गजा सिटी के पुलिस चीफ भी शहीद. हमास के तीसरे बड़े लीडर मरवान ईसा को भी हलाक करने का इसराइली मीडिया का दावा. पतंजलि के मालिकीन योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण शख्सी तौर से अदालत में हो हाजिर. गुमराह कुन एडवर्टाइजमेंट से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया हुक्म. बीजेपी को इलेक्शन से पहले लगा एक और झटका. नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात के वडोदरा सावली सीट से एमएलए केतन इनामदार ने दिया इस्तीफा. पीएम मोदी को किससे डर लगता है तो वो हैं अरविंद केजरीवाल. आप लीडर आतिशी का दावा. कहा ईडी को सियासी हथियार बनाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करवाने का बनाया जा रहा है माहौल. वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज़. मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए VPN चैनल.